-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक टेंट जो अंदर से चाकू से काटा गया था और 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जिनकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2 फरवरी 1959। साइबेरिया की जमती हुई बर्फ, रात का अंधेरा और -30 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर एक टेंट के अंदर सो रहे थे। ये लोग इनएक्सपीरियंस्ड टूरिस्ट नहीं थे। ये लोग एक ट्रेन्ड माउंटेनियर थे। उनके पास मैप था, कॉम्पस था, फूड था, एक्सपीरियंस था और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास एक मजबूत टेंट था। लेकिन अगली सुबह वो टेंट मिला अंदर से कटा हुआ। इतने डरे हुए थे कि उन्होंने टेंट के जिप खोलने का भी इंतजार नहीं किया। कुछ लोग बिना शूज के भाग गए, कुछ लोग आधे कपड़ों में ही भाग गए, कुछ लोगों की जबान भी नहीं मिली, कुछ की रिब्स टूट गई थी और आज 65 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, उस रात डैटलव पास में क्या हुआ था। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1959 से। सोवियत यूनियन के उरल पॉलिटेक्निक के 10 ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स ने एक एम्बिशियस विंटर एक्सपीडिशन की प्लानिंग की। टीम लीडर थे इगोर डेटलॉव। उम्र थी महज 23 साल, बट उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था। उनका टारगेट था माउंट अटॉर्टन। ये ट्रैक आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसे लेवल 3 कैटेगरी की डिफिकल्टी दी गई थी, जो उस समय सोवियत यूनियन के सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी में से एक थी, या ये कहें नंबर 1 थी। टीम के सभी मेंबर्स एक एक्सपीरियंस्ड स्कीयर्स या हाइकर्स थे। ये लोग माउंटेन को काफी अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने इसके पहले भी डेंजरस एक्सपीडिशन कंप्लीट की थी, इसीलिए किसी को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। एक मेंबर यूरी यूडीन बीच रास्ते में ही बीमार पड़ गए। उसने एक्सपीडिशन बीच रास्ते में ही छोड़ दी। उसे शायद लगा होगा कि ये आज उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन है, लेकिन बाद में सबको पता चला कि वो इकलौता इंसान था जो इस एक्सपीडिशन में जिंदा बच गया था। वो कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी के सबसे बुरे डिसीजन भी सबसे बड़ी जिंदगी दे देते हैं। 25 जनवरी 1959 एक्सपीडिशन ऑफिशियली शुरू होता है। टीम ट्रेन और ट्रक से धीरे धीरे उरल माउंटेन की तरफ बढ़ रही थी और अपने याद के लिए फोटोज भी लिए जा रही थी। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। किसी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फोटोज कुछ ही दिनों में हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। हर दिन टीम अपनी डायरीज लिखती थी, फोटोज लेती थी, गाने गाती थी, थकान होने के बाद कैंप लगाती थी और अगले दिन
फिर निकल पड़ती थी। डायरी के पेजेस पढ़ने से लगता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल विंटर एक्सपीडिशन था। ना किसी ने किसी अजीब आवाज का जिक्र किया, ना किसी डर का, और ना ही किसी खतरे का। लेकिन सफर के कुछ दिनों बाद एक मेंबर, यूरी यूडीन, तेज बैक पेन की वजह से एक्सपीडिशन छोड़ देता है। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और वापस घर लौट गया। उस वक्त उसे शायद लगा कि वो अनलकी था, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। वही टीम का इकलौता इंसान बचा जो जिंदा बच पाया था। बाकी 9 लोग और भी ज्यादा अंदर बर्फीली पहाड़ियों के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, टेम्परेचर गिरता जा रहा था। -20 डिग्री, -25 डिग्री और कुछ जगहों पर -30 डिग्री। हर तरफ सिर्फ बर्फ थी। ना कोई गांव, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, बस हवा की आवाज। 1 फरवरी 1959 टीम एक पहाड़ के पास पहुंचती है जिसका नाम था खोलात शाकल। मानसी ट्राइब की लैंग्वेज में इसका मतलब था डेड माउंटेन। इस नाम की वजह क्या थी? क्या यहां पे पहले भी लोग मरे थे, या ये जगह इतनी सुनसान थी कि इसे डेड माउंटेन का नाम दिया गया? आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया है। उस दिन मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। तेज हवा, बर्फ और टीम शायद थोड़ा सा अपना रास्ता भटक गई। ये तो थे रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थे। या तो नीचे जंगल की तरफ लौट आते, या इसी पहाड़ी के ढाल पर अपना कैंप लगाते। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। उस रात 9 लोगों ने मिलकर अपना टेंट लगाया, खाना खाया, कपड़े बदले और सोने की तैयारी की। उसमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि आज की रात उनके जिंदगी की आखिरी रात थी। अगली सुबह कोई भी टेंट से निकलते हुए नहीं देखा गया। और जब रेस्क्यू टीम आई, जो कि लगभग 1 महीने बाद वहां पहुंची, तो जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब एक्सपीडिशन टीम टाइम पे वापस नहीं लौटी, तो यूनिवर्सिटी को लगा कि शायद मौसम की वजह से थोड़ा डिले हुआ हो। लेकिन जब कई दिन बीत गए, तब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स और बाद में सोवियत आर्मी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो आगे क्या देखने वाले हैं। 26 फरवरी 1959 रेस्क्यू टीम को आखिर में वो टेंट मिल ही गया, लेकिन कुछ अजीब था। टेंट हवा से उड़ा हुआ नहीं था, ना ही बर्फ में पूरी तरीके से दबा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात, टेंट अंदर से कटा हुआ था। सोचिए, अगर आप टेंट के अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो बाहर निकलने के लिए आप जिप खोलते, लेकिन यहां किसी ने अंदर से चाकू से टेंट को काटा था। जैसे
बाहर निकलना जिंदगी और मौत का सवाल हो गया था। टेंट के अंदर सब कुछ वैसे ही पड़ा था। बूट्स, कंबल, कपड़े, फूड्स, कैमरा, डायरीज। -30 डिग्री के टेम्परेचर में कोई भी इंसान अपने शूज छोड़कर बाहर नहीं भागेगा, लेकिन यहां एग्जैक्टली वही हुआ था। रेस्क्यू टीम को टेंट से दूर कुछ फुटप्रिंट्स मिले। सबसे अजीब बात, ये फुटप्रिंट्स भागते हुए नहीं लग रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ फुटप्रिंट्स बिना शूज के थे, कुछ फुटप्रिंट्स सॉक्स के, और कुछ फुटप्रिंट्स बिल्कुल नंगे पांव थे। -30 डिग्री टेम्परेचर में सिर्फ कुछ ही मिनटों में इंसान को मारने के लिए काफी होती है। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सेडार के ट्रीज के नीचे 2 बॉडीज मिलती हैं, यूरी दोरशेंको और यूरी कोरिशेंको। दोनों के शरीर पर सिर्फ अंडरवियर जैसा हल्का कपड़ा था। ना जैकेट्स, ना बूट्स, ना ग्लव्स। शायद उन्होंने आगे जाने की कोशिश की हो, लेकिन वो बच नहीं पाए हों। उस सेडा ट्रीज की ब्रांच 5 मीटर तक टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई घबराहट में उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पर क्यों? क्या वो किसी चीज से बच रहे थे या टेंट की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे? किसी को नहीं पता। अगले कुछ दिनों में 3 बॉडीज और मिली, इगोर डेटलॉव, जीना कोलोमोरोगावा और रुस्तम सोलोबडीन की। सबकी लोकेशन ऐसी थी जैसे कि वो टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी टेंट तक पहुंच ही नहीं पाए। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन 4 अभी भी गायब थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बर्फ और गहरी हो गई और लगभग 2 महीने बाद जो मिला उसने इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। इस बार एक गहरीली घाटी में उन्हें वो 4 लोग मिले जो अभी तक लापता थे, लेकिन इनकी हालत पहले मिले 5 लोगों से बिल्कुल अलग थी। ल्यूडमिला डुबिनीना, सेमियोन सुलात्रेडियोव, अलेक्जेंडर कोलेताओव और निकोलाई त्रियोलिक्स ब्रिनोलॉलिस। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को और भी हैरान कर दिया। निकोलाई के सर पर एक बहुत गहरी स्कल फ्रैक्चर थी। सिमियोन और ल्यूडमिला की रिब्स टूट चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात, उनके बॉडी पर ऐसे कोई भी निशान नहीं थे जो किसी लड़ाई या छीना चपटी में हुए हों। डॉक्टर्स ने लिखा कि ये इंजरीज ऐसी थी जैसे किसी ने एक ही बार में एक ही फोर्स से बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके एक ही बार में अंदर से हड्डियां तोड़ दी हों, जैसे एक हाई स्पीड कार क्रैश। लेकिन 1959 में उस सुनसान जगह पर कार कहां से आई? सबसे ज्यादा चर्चा हुई ल्यूडमिला डुबिनीना के बारे में। उनकी जीभ नहीं मिली। ऑनलाइन की दुनिया में इस बात ने अनगिनत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं। बॉडीज कई महीनों तक बर्फ, प्रकृति और पानी के बीच में रही। सॉफ्ट टिश्यूज जैसे जीभ,
आंखें और होठों का हिस्सा सबसे पहले खत्म होता है, या छोटे जानवरों या डिकम्पोजिशन की वजह से इस पे सबसे पहले असर पड़ता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि उनकी जीभ किसी को ना मिली हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। कुछ कपड़ों पर रेडिएशंस मिले थे। ये बात आज तक सबसे ज्यादा डिबेट का टॉपिक बनी हुई है। क्या वहां पे कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ था? क्या ये किसी न्यूक्लियर टेस्टिंग का असर था? लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस दौरान कुछ हाइकर्स रेडियोएक्टिव कपड़ों के साथ एक्सपीडिशन करते थे, इसलिए सिर्फ रेडिएशन मिलना किसी किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता है। महीनों के इन्वेस्टिगेशंस के बाद सोवियत ऑथोरिटीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उसमें लिखा था, द हाइकर्स डाइड बिकॉज ऑफ एन अननोन कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। बस, ना उस फोर्स का नाम बताया गया, ना उसकी कोई वजह, ना उसका कोई डिटेल, सिर्फ अननोन कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। ये 4 शब्द अगले 60 सालों तक दुनिया भर के रिसर्चर्स को उलझा के रख देंगे। तो आखिर वहां पे हुआ क्या था? क्या वहां पे कोई एवलॉन्च आया था, या वहां पे कोई मिलिट्री टेस्टिंग हुई थी? इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आइए उनमें से कुछ थ्योरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली थ्योरी जो लोग हमेशा बोलते रहे थे वो है एवलॉन्च को लेकर के। ये सबसे पहली और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी में से एक है, यानी बर्फ का एक बड़ा सा हिस्सा अचानक से कैंप के ऊपर गिर गया हो। अगर ऐसा हुआ तो शायद हाइकर्स ने टेंट के अंदर से ही महसूस कर लिया हो कि एक बहुत बड़ा सा कुछ हिस्सा उनके टेंट के ऊपर आके गिरा था, और शायद इसी घबराहट में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा और बाहर की तरफ भाग निकले। इस थ्योरी में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, सर्च टीम को टेंट के आसपास किसी भी एवलॉन्च के क्लियर निशान नहीं मिले थे। इसी वजह से कई रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को कितनी ही बार रिजेक्ट किया, लेकिन 2021 में स्विस रिसर्चर्स ने एक सिमुलेशन बनाया। उन्होंने कहा कि यह शायद कोई नेचुरल एवलॉन्च नहीं था, नेचुरल से मतलब नॉर्मल एवलॉन्च नहीं था, बल्कि ये एक स्लैब एवलॉन्च थी। इस टाइप की एवलॉन्च कम बर्फ गिराती है और कुछ घंटों के बाद उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहता है। यह थ्योरी अब सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन ये अब भी सारे सवालों के जवाब नहीं देती। दूसरी थ्योरी तो और भी एंटरटेनिंग है और काफी इंटरेस्टिंग भी। काटाबैटिक विंड्स, ये बहुत तेज, बहुत ठंडी हवा होती है जो पहाड़ों से नीचे की तरफ बहुत तेज स्पीड में चलती है। अगर ऐसी हवा टेंट पे गिरे तो उस टेंट में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि हाइकर्स ने सोचा हो कि टेंट टूटने वाला हो, इसलिए वो बाहर निकले, लेकिन अगर सिर्फ यह हवा थी तो वो लोग वापस टेंट की तरफ क्यों नहीं आए? एक और थ्योरी जो सुनने में साइंस फिक्शन की तरह लगती है वो है इंफ्रासाउंड। ये ऐसी साउंड वेव होती है जिसे इंसान सुन नहीं सकता। ये साउंड वेव्स इंसान के दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स डाल सकती है, बेचैनी, डर, पैनिक। हो सकता है तेज हवा और पहाड़ी शेप की वजह से ऐसी साउंड वेव्स बनी हो, लेकिन इस थ्योरी को भी सपोर्ट करने के लिए आज तक कोई
साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। 1959 इस समय कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। सोवियत यूनियन कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चला रहा था। इसी वजह से कई लोगों ने कहा कि हाइकर्स गलती से किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट एरिया में पहुंच गए हों। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दो बातें कही जाती हैं। एक कि कुछ हाइकर्स के कपड़ों पे रेडिएशन मिली, और कुछ लोगों ने कहा कि उस समय उन्होंने आसमान में ऑरेंज लाइट्स देखी थी। लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई मिलिट्री रिकॉर्ड या कोई भी क्रेडिबल एविडेंस इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया। शुरू में इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि शायद लोकल मानसी ट्राइब के लोगों ने हाइकर्स पर हमला किया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी हाइकर्स के साथ किसी स्ट्रगल का या किसी भी वेपन्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसलिए यह थ्योरी भी बहुत जल्दी खारिज कर दी गई। इंटरनेट पे सबसे फेमस शायद यही है, येती। कुछ लोग कहते हैं कि उस अननोन क्रिएचर ने सब पर अटैक किया हो। कुछ लोग एलियंस की बात करते हैं और कुछ कहते हैं कि ड्याटलव पास हॉन्टेड था। लेकिन साइंस को अब तक ऐसा कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला जो इस बात को या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सपोर्ट करता हो। ये थ्योरीज ज्यादातर स्पेकुलेशन पे आधारित थी। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा संभावित थ्योरी कौन सी है? आज के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर, स्लैब एवलांच और फ्रीजिंग कंडीशन। ये जो कॉम्बिनेशन है अभी तक का सबसे क्रेडिबल कॉम्बिनेशन लगता है और सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन भी। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है कि अगर सिर्फ एवलांच से बचने के लिए हाइकर्स वहां से हटे थे तो सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर तक ही क्यों नहीं गए और वहां से वो लोग वापस क्यों नहीं लौटे? या शायद उस रात उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा देखा जो शायद हम कभी जान नहीं पाए। 2019 और उसके बाद की रिसर्च ने कई सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन कई सवाल अभी भी अधूरे हैं। शायद उस रात वो 9 हाइकर्स प्रकृति के एक ऐसे रूप से टकरा गए जिसके बारे में हम अभी भी ज्यादा नहीं जानते। या शायद कुछ सच अभी भी उस उरल माउंटेन के गहराई में दबा हुआ है। ड्याटलव पास सिर्फ एक माउंटेन ट्रेजेडी नहीं थी। ये याद दिलाता है कि एक इंसान चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, प्रकृति हमेशा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपके हिसाब से उस रात ड्याटलव पास में क्या हुआ था? अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके सामने लेकर के आते रहें तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।